हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बायोलॉजी। आज हम लोग देखने वाले हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 के ऊपर। इस वीडियो में आपका जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते हैं तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लैरिटी आएगी। आप बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को समझ जाएंगे और ये आपके बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको इसे समझने की ज़रूरत है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको तो पता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, ठीक है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेनली बना है आपके हार्ट से, जो इसका सेंट्रल और मेन यूनिट है, ठीक है। और फिर हो जाते हैं उसके जो ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड, ठीक है। ये तीन चीज़ जो है मेनली आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज पार्ट 1 में हम लोग देखने वाले हैं ब्लड के बारे में बिल्कुल डिटेल में। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरे एंड तक देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। किन किन चीज़ों से मिलकर ब्लड बना है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो 55% उसमें प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो लिक्विड सब्सटेंस है वो उसमें 55% है। और सेल्यूलर बॉडीज़ जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स, इन तीन चीज़ जो ये सेल्यूलर बॉडीज़ हैं और प्लाज्मा, इससे मिल कर के बना है आपका पूरा ब्लड। तो इसके यहाँ पे परसेंटेज आप देख सकते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो 55% है, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स 4% है और रेड ब्लड सेल 41% है। रेड ब्लड सेल जो है वो वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के मुकाबले आपके ब्लड में ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका जो कलर है ब्लड का आपको रेड दिखता है, ठीक है। तो अगला है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में यहाँ पे एक को स्ट्रक्चर को तो आप बिल्कुल अच्छे से अभी तक जानते होंगे, ये है आपका रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये होता है बाइकॉन्केव, इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको आगे ही बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 5 जो आपको अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये क्या है? ये है आपके वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये वाइट ब्लड सेल्स के भी टाइप्स हैं, है ना। 5 टाइप्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के। तो इनके बारे में भी अभी हम लोग आके डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये था सिर्फ एक ओवरव्यू था इनके ऊपर, तो इन्हें अभी डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। तो आपका जो रेड ब्लड सेल होता है वो बाई कनकेव होता है। आप कनकेव मिरर तो जानते होंगे, जो केव की तरह स्ट्रक्चर होता है उसमें, ठीक है। इस तरह का केव बना होता है, ठीक है। तो ये बाई कनकेव है, मतलब दोनों साइड से कनकेव है ना, दोनों साइड से ये कनकेव है। तो इधर से भी इसका कनकेव है और इधर से भी कनकेव, तो दोनों साइड से ये कनकेव होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसको हेल्प करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो इसका मेन फंक्शन है। रेड ब्लड सेल का क्या है मेन फंक्शन? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ही रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन है, ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लें। और इसमें तीन ऐसे जो आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर होते हैं, वो 3 इसके अंदर मिसिंग है। फिर भी ये इतना एफिशिएंट है कि ये अपना जो वर्क है वो बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। तो वो कौन से 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके नहीं होने पर भी ये इतने अच्छे तरह से वर्क करता है? तो पहला है न्यूक्लियस। जी हाँ, न्यूक्लियस। आपने सुना है कि न्यूक्लियस के बिना सेल जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन रेड ब्लड सेल्स इकलौता ऐसा ब्लड सेल है जो बिना न्यूक्लियस के ही एफिशिएंटली काम करता है। वो इसलिए क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो राउंड शेप में होता है, ठीक है। तो अगर इसके बीच में यहाँ पे राउंड शेप का न्यूक्लियस होगा तो ये जो बाइकनकेव शेप है रेड ब्लड सेल का वो नहीं हो पाएगा। जो रेड ब्लड सेल है वो आपका क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। तो गोल होगा तो इसको सरफेस एरिया नहीं मिलेगा आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसलिए इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होते हैं। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी उसमें होता है, ठीक है, जो आपका एनर्जी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने से जो रेड ब्लड सेल्स है वो एनर्जी नहीं ले पाते हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करते हैं बिना एनर्जी के, ठीक है। आप समझ लो कि जो एक बाइक है, ठीक है, बाइक है उसमें बिना पेट्रोल के ही वो चल रहा है,
उस तरह का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जा रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें है ही नहीं, तो इससे क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल जो है उसको वो जितनी भी एनर्जी होती है उससे खुद नहीं लेता है, बल्कि वो बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये है दूसरा सेल ऑर्गेनल। और तीसरा जो सेल ऑर्गेनल है जो रेड ब्लड सेल में एब्सेंट है, वो है आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी आप अपने फर्स्ट चैप्टर में देख सकते हैं। उसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपके सेल को, ठीक है। तो अगर इसे एक डिफिनेट शेप मिल जाए रेड ब्लड सेल को, तो ये आपके जो कैपिलरीज, नैरो कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एक रिजिड बॉडी बन जाएंगे। तो अगर ये रिजिड हो जाता है तो ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो एफिशिएंट नहीं रह पाएंगे, ठीक है। वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है इनका नहीं रहेगा। इसलिए जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका भी एब्सेंट होना रेड ब्लड सेल के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं WBC के टाइप्स। WBC को मैं बता दूं कि एक और नाम से जाना जाता है, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स इसका दूसरा नाम है। WBC को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स के यहाँ पे दो टाइप्स आपको दिख रहे हैं। दो टाइप्स हैं। जो पहला टाइप है वो है ग्रैन्युलोसाइट्स, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट। ग्रैन्युलर इसलिए, इसके लिए वह आप अपना फर्स्ट चैप्टर देखें। फर्स्ट चैप्टर में आपको ग्रैन्यूल्स नाम का एक सेल ऑर्गेनल मिलेगा, ठीक है। जो यहाँ पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, क्लियरिटी के साथ आपको दिख रहा है कि नहीं पता, लेकिन जो यहाँ पे फिर भी जो डॉट डॉट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें ही कहा जाता है ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं वो भी तीन टाइप के हैं। पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा योसिनोफिल, तीसरा है बेसोफिल। सेकेंड हो जाते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, या फिर आप कह सकते हैं नॉन ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो इनके भी दो टाइप्स हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। तो ये आपके बुक में है, सिलेबस में भी इसका मेंशन किया गया है, तो इसे भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप देखिए कि इनके फंक्शन क्या है, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर पहले आप देखें। इसके स्ट्रक्चर का ओवरव्यू मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, तो इसे भी आप ध्यान से समझें। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो लोब्स में होता है। जैसे आपके कान के नीचे का जो लोब होता है, उसी तरह से इसमें 2 से 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। 2 to 3 लोब्स में इसका न्यूक्लियस बना होता है। इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं और इसका जो शेप है वो होता है अमीबॉइड। जितने भी वाइट ब्लड सेल है उनका शेप जो है वो अमीबॉइड है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसाइज पैथोजेंस एंड सेल्यूलर डेब्रिज, ठीक है। तो फैगोसाइटोसाइज क्या है, फैगोसाइटोसाइज जो है ये फैगोसाइटोसिस, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, फिर भी मैं आपके लिए ये एक बार और बता दूंगा कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस जो है वो आपका ये है प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से समझे, ये है आपके वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। यहाँ पे ये वाइट ब्लड सेल, ठीक है। यहाँ से कोई एंटीजन आपके अंदर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। एंटीजन जो भी फॉरेन मटेरियल जो आपके ब्लड सेल्स में अगर एंटर कर रहे हैं, तो अगर ये आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है या फिर अनवांटेड है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी बॉडी में, तो ये जो वाइट ब्लड सेल हैं उनको सिंपली इंगल्फ कर लेता है। इंगल्फ मतलब निगलना, ठीक है। डायरेक्ट वो निगल लेता है और अपने अंदर इसे मार देता है या फिर इससे हार्मलेस बना देता है। तो ये प्रोसेस आप देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। इसने पूरे इसे निगल लिया और निगलने के बाद ये अंदर ही अंदर इसे मार देगा या तो इसे ये रेंडर कर देगा, ठीक है, हार्मलेस बना देगा। तो इसके लिए तो ब्लड सेल्स को निकलने पड़ेंगे अपने ब्लड कैपिलरीज से बाहर, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो किस तरह से ये परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज से निकलने का भी प्रोसेस होता है जिसका नाम है डायपरडेसिस। ये भी आपने अपने 9th क्लास में देखा होगा। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जो डायपरडेसिस प्रोसेस होता है, ये आपके वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पूरे एंटीजेंस है, ठीक है, यहाँ फॉरेन मटेरियल्स हैं और ये है आपका ब्लड कैपिलरी का वॉल, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज का जो वॉल होता है उसमें एंडोथेलियल सेल होते हैं, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो परमिएबल है, ठीक है, सेमी परमिएबल है, कुछ कुछ सब्सटेंस को वो अंदर जाने देते हैं, ठीक है। तो
और निकलने भी देते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ आयंस होते हैं, वो मैं आपको अगले पार्ट में या उसके बाद वाले पार्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा, फिर भी एक बार आप यहाँ समझ लीजिए। जैसे कि कोई आयंस होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ आयंस आपकी बॉडी में नेसेसरी है, मिनरल आयंस हो गया है ना, तो वो नेसेसरी है, तो उनको ये आने जाने देता है, ठीक है। जो नेसेसरी है उनको देता है पास होना और आना जाना, ये सब जो है वो एंडोथेलियल सेल से पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली समझिए कि ये है आपके एंटीजेंस जो फॉरेन मटेरियल्स एंटर किए हैं, ठीक है, और ये है आपके वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, ये एम्बुएड शेप है, इनका कोई शेप ही नहीं है डेफिनेट। तो ये क्या करते हैं, इसके जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनसे ये बाहर आने लगते हैं, ठीक है। और जब ये बाहर आ जाएंगे तो फिर वो डायपोटेसिस जो प्रोसेस है, डायपोटेसिस नहीं, जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है, जो इंगल्फ करते हैं आपके एंटीजेंस को, वो प्रोसेस यहाँ पे वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है डायपोडेसिस, वो फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके बिना वो फैगोसाइटोसिस कर ही नहीं सकता है ना, तो आपके बॉडी के लिए तो उसे स्क्वीज आउट करना ही पड़ेगा। तो इसी का प्रोसेस का नाम होता है डायपोडेसिस। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, अगर आपके पास बुक है तो एक बार आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं योसिनोफिल के बारे में, ठीक है। तो योसिनोफिल जो होता है उसमें भी ग्रेन्यूल्स हैं, और ये होते हैं मेनली 2 लोब्स में, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो 2 लोब का न्यूक्लियस होता है इनका, ठीक है। और ये यूज़ करते हैं ग्रेन्यूल को, डाइजेस्ट करते हैं पैथोजेंस को। पैथोजेंस जो हो गए जैसे वर्म्स हो गए, और जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन भी मैं बताऊंगा। तो पहले आप समझिए जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे जो बाहर से एंटीजेंस एंटर कर गए, जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हैं या फिर अनवांटेड हैं, तो उनको ये क्या करता है, निगल लेता है, मार देता है, ठीक है, ख़त्म कर देता है। और जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या हो गया, जैसे आपको कहीं पे चोट लग गया तो पेन होता है, ठीक है, वहाँ रेडनेस होती है या स्वेलिंग होती है, तो इससे ही कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है योसिनोफिल, ठीक है। तीसरा है आपका बेसोफिल। बेसोफिल जो है वो भी ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें, और इसमें भी जो न्यूक्लियस है वो लोब में होता है, ठीक है। और ये प्रोमोट करता है ब्लड फ्लो को इंजर्ड टिश्यू में, ठीक है। जैसे कि कोई इंजर्ड टिश्यू है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लड को पहुँचाएगा। ब्लड नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे तो ब्लड क्लॉट फॉर्म होगा ही नहीं, तो इसलिए वो ब्लड को पहुँचाता है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ये तैयार करता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या हो गया, इसे आप समझिए। आपको कहीं पे चोट लग गया, ठीक है, रेडनेस हो गई, या फिर वहाँ से पूरा कट ही हो गया, ठीक है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है, ठीक है, और आपको दर्द महसूस होता है, पेन होता है, ठीक है। तो वही जो रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, उससे ही कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। तो इसको ये प्रोमोट करता है, ये हम लोग को रिस्पॉन्स दिलाता है कि अभी तुम्हें दर्द दे रहा है, ठीक है। तो ये बेसोफिल का काम हो जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, ठीक है, नॉन ग्रेन्युलर है, ठीक है। तो इसमें ग्रेन्यूल्स बिल्कुल भी नहीं है। और जो लिम्फोसाइट हो जाते हैं उसमें जो न्यूक्लियस है वो सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सिंगल एक न्यूक्लियस होगा और थोड़ा बड़ा साइज होता है, ठीक है। और ये जो लिम्फोसाइट है वो आपके वाइट ब्लड सेल्स में सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यहाँ तक आप देखें, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो आपके जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको ये मजबूत रखता है, ठीक है। जो इसका भी काम वैसे ही है, ठीक है, ये भी फैगोसाइटोसिस को करता है, ठीक है। ये भी आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो सबको भी बताता है, लेकिन ये मेन प्रोड्यूस क्या करता है, एंटीबॉडीज़। यहाँ आप देखिए बी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, और टी सेल जो है वो जो है डिस्ट्रॉय करते हैं कैंसर और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। जैसे कोई सेल हो गए, ठीक है, उनमें कैंसर का कोई कार्सिनोजेन है या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ठीक है, वायरस है उसमें, तो उसको निगलने का काम करेगा उसमें जो टी सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो बी सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट भी आपका जो है ये छोटा है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो सबसे बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स ये बिकम मैक्रोफेजेस दैट फैगोसाइटोसाइज द पैथोजेंस एंड सेल्यूलर डेब्रीज। तो इसका भी काम हो जाता है बिल्कुल न्यूट्रोफिल की तरह,
इन दोनों का काम एक जैसा है, ठीक है। ये भी फैगोसाइटोसिस को फॉर्म करते हैं और जो बाहर से एंटीजेंस आते हैं, फॉरेन मटेरियल्स आते हैं, उनको किल कर देते हैं और या फिर उन्हें हार्मलेस बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया। अगले हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट आपको नया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं, यहाँ पे आपको ये जो वाइट कलर के दिख रहे हैं, ये सारे आपके ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो अब आप समझो कि इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इनका फंक्शन आप सिंपली जानते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग का एक नया वर्ड आपके बुक में है, वहाँ पे आप ध्यान से देखें, कोगुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन, COAGULATION। कोगुलेशन जो वर्ड है वो ये ब्लड क्लॉट के लिए दिया गया है, ठीक है। ये साइंटिफिक वर्ड है। तो ये थ्रोम्बोसाइट या कहें ब्लड प्लेटलेट्स का मेन काम हो जाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये किस तरह से होता है वो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर भी बता दे रहा हूँ। मान लिया जाए ये आपके ब्लड वेसल है, ठीक है, और आपको कहीं पे चोट लग गई, ठीक है, हाथ में, तो वहाँ का जो ब्लड वेसल है वो तो रप्चर हो जाएगा, वहाँ फट जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे कट होगा तो आपको बहुत सारा ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा, है ना, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, जो इंजर्ड सेल हो गया, ठीक है, जो इंजर हो जाता है, तो उससे जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो बाहर निकलने लगते हैं, और ये छोटे साइज में होते हैं और थोड़े ज़्यादा नंबर में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स हैं उनको स्टॉप कर देते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका मेनली फॉर्म हो जाता है ब्लड क्लॉट। यहाँ आप देख सकते हैं ये रेड ब्लड सेल्स है पूरा, और ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पे क्लॉट फॉर्म कर रहा है। तो यही इसका मेन काम है, आप सिंपली समझ चुके हो, ये आपने पहले से ही पढ़ा है कि इसका मेन काम क्या हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं सिंपली ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पे, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आप जानते हो, ब्लड ग्रुप कहा जाता है, इसका ए है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तो इस तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, आप में ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो ये किन पर डिपेंड होते हैं, ब्लड ग्रुप्स जो है वो सिंपली किन पर डिपेंड है, इसे आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग है वो आपका जो पूरा डिपेंडेंट है वो है एंटीजेंस के ऊपर, ठीक है। एंटीजेंस होते हैं, ये फॉरेन मटेरियल्स हैं, लेकिन ये आपके ब्लड सेल्स में इस तरह से चिपके होते हैं, ठीक है, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका रेड ब्लड सेल है, इसमें यहाँ पे ए एंटीजन है, ठीक है, ये यहाँ पे ए एंटीजन है। इसका शेप, सारा शेप अलग अलग होता है, ये आपको बस समझाने के लिए एक है, ठीक है। तो अगर इस तरह का होगा, अगर आपके ब्लड सेल में ए एंटीजन है, ठीक है, अगर ब्लड सेल में ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा, ए, ठीक है, ए हो गया। और फिर अगर आपके बॉडी में बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, सिंपल है, बी, ठीक है। और अगर दोनों ही एंटीजन्स हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी। और कोई भी एंटीजन्स नहीं है, नन, कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप आपका ओ, ठीक है। तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो एंटीजेंस होते हैं जिनके ऊपर जो है ब्लड ग्रुपिंग वो होता है मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो एक बार आप यहाँ पे समझें। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि ब्लड ग्रुप ए बी या फिर ओ है, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, तो आपके बॉडी में आप जान लीजिए कि डी एंटीजन होता है, ठीक है। डी, जो डी वर्ड होता है वो एंटीजन होता है, ठीक है। तो अगर आपके सेल्स में डी एंटीजन प्रेजेंट है तो आप जो है पॉजिटिव हो, मतलब अगर ए एंटीजन भी है और डी एंटीजन भी है तो क्या होगा, ए पॉजिटिव। अगर ए एंटीजन है आपके ब्लड ग्रुप में और डी एंटीजन एब्सेंट है, नहीं है, तो क्या हो गया, ए नेगेटिव। समझ सकते हो। उसी तरह बी के साथ है, अगर बी में डी एंटीजन है तो एंटीजन जो डी है तो पॉजिटिव हो गया, नहीं रहा तो नेगेटिव हो गया। उसी तरह ए बी में भी है और ओ में भी है, ठीक है। तो ये सिंपल। और आपने ये भी सुना है, ठीक है, ब्लड जो होता है डोनेशन होता है, ब्लड कहीं कभी कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है बॉडी में तो ब्लड डोनेट किया जाता है। तो कभी भी आप देखोगे, नोटिस करोगे कि कभी भी ब्लड ग्रुप जो बी है किसी का, वो ए को ब्लड ग्रुप नहीं देता है, ठीक है, ये नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है भाई, ये इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि बी एंटीजन के पास एंटी ए है, ठीक है, एंटी, जैसे एंटी वायरस आपने सुना होगा जो वायरस को मार देता है, तो एंटी ए होता है
किसके साथ, एंटीजन बी के साथ होता है एंटी ए, और जो ए होता है उसके साथ रहता है एंटी बी, ठीक है, ऑपोजिट होगा, ठीक है। और इसमें हो जाता है कोई भी यहाँ पे एंटीजन जो है इसमें दोनों एंटीज होते हैं, इसलिए ये जो है सिर्फ ब्लड लेता है, ये देता नहीं। आप जानते हैं ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है, वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं लेकिन वो दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई भी एंटी नहीं है, सिर्फ एंटीजन है ए और बी। और जिसमें एंटीजन नहीं है, ठीक है, जो है ओ, तो ओ वाला जो हो जाता है यूनिवर्सल डोनर हो जाते हैं, ठीक है। जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर हो जाते हैं, वो किसी को भी ब्लड ग्रुप जो ब्लड है अपना डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर भी ले लेते हैं, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, नन, ना ही इसमें एंटीजन है ना ही इसमें एंटी है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो अगर ए वाला है वो अगर आप डोनेट करता है बी को, ठीक है, तो बी वाला जो है उसमें एंटीजन ए है और एंटी ए है, तो एंटी ए क्या करेगा, जो ब्लड है ए उसको ये किल कर देगा, करेगा ना, तो किल करेगा तो ये आपके लिए हार्मफुल हो गया, ये जो है इवन डेथ कॉज कर सकता है आपका, ठीक है, ये आपकी जान ले सकता है। तो इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो कभी भी आपके नहीं लेते हैं ब्लड ग्रुप, उल्टा सीधा वो कभी नहीं लेते हैं, वो सोच समझ के लेते हैं, ठीक है। और हेल्दी पर्सन का हमेशा ब्लड लिया जाता है, क्योंकि जो जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, शुगर है, तो उसके ब्लड में काफ़ी शुगर लेवल होता है, तो अगर दूसरे को डोनेट करेगा ब्लड तो शायद उसको भी शुगर हो सकता है, इसलिए हमेशा एक हेल्दी पर्सन से ही ब्लड लिया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये एक्स्ट्रा नॉलेज होगी आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए तो एक लाइक कर दो इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब हम लोग देखने वाले हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH कौन सा है, वही पॉजिटिव नेगेटिव जो डी एंटीजन वाला मैंने अभी बताया आपको, वही हो जाता है RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो RH क्या है, RH आप सिंपली समझ लो ये है रेसस, RHESUS। ये रेसस जो है ये प्रेजेंट था मंकी में ये फाउंड किया था साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने फाइंड किया कि ब्लड में जो होते हैं डी एंटीजन, और उसका इन्होंने नाम रखा था रेसस, ठीक है। तो वो एंटीजन हो जाते हैं आपके कौन से एंटीजन, डी एंटीजन, ठीक है। डी जो है पॉजिटिव नेगेटिव वो मेनली आपका ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, ठीक है। तो ये हैं आपके डी एंटीजन यहाँ पे ब्लड सेल में। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिस ब्लड में रहेगा ये डी एंटीजन तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और जिसमें नहीं रहेगा उसमें नेगेटिव। ये सिंपल बात हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस चैप्टर या इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर मेरे वेबसाइट का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वेबसाइट में आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे क्वेश्चन करना है उसके ऊपर भी वीडियो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पे देखें वहाँ पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।